नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश ITI में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा, आज तक अपन ने ट्रांसफार्मर को देखा था। आज से अपन देखेंगे इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो बेटा। इस वीडियो से देखने से पहले आप ट्रांसफार्मर को जरूर देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें होगी बेटा जो ट्रांसफार्मर की आपको 3 फेज इंडक्शन के मोटर में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आज अपन बेटा क्या स्टार्ट करने वाले हैं? 3 फेज मोटर को स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सी मोटर? 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आप भी हेडिंग जरूर डाल दें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, ध्यान से पढ़ना और बहुत सिंपल टॉपिक है। तो मैंने यहाँ हेडिंग डाली 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर। बेटा आज अपन बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर होती कैसे है। ये बेटा आपके ओनली ट्रांसफार्मर जैसी होती है, ध्यान रखना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर आपकी ट्रांसफार्मर जैसी है। फर्क बस इतना सा है कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग थी, दोनों वाइंडिंग आपकी कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, जबकि आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपको बेटा एक वाइंडिंग जो होगी वो घूमेगी। घूमना मतलब रोटर होगा, उसका नाम अपन रोटर दे देंगे, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं देंगे मोटर में। आपको स्टेटर रोटर के नाम से जानने लग जाएंगे। हालांकि बेटा वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहता है आपके ट्रांसफार्मर की तरह ही। तो ध्यान रखना, जैसे ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग, वैसे आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी बेटा आपकी दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, जिसमें एक वाइंडिंग अपन बोलते हैं घूम रही है और दूसरी वाइंडिंग आपकी स्थिर रहेगी। तो यहाँ से आप नोट करके लिखें और कि आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर एक ट्रांसफार्मर जैसी होती है। वर्किंग प्रिंसिपल भी ट्रांसफार्मर जैसा ही होगा। बात करते हैं कि आपकी जब भी मोटर नाम आ जाता है, मोटर का मतलब यही है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मतलब विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब है कि विद्युत ऊर्जा आप दोगे तो बेटा वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर आपको देने वाली है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि आपके घर में बेटा एक मोटर लगी हुई है, वाटर वाला पंप लगा हुआ है जो नीचे से पानी कहाँ चला रहा है, ऊपर की ओर लेके जा रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रहा है? यांत्रिक ऊर्जा। वो एक मोटर है ना। तो आपको याद रखना है, पहले तो मोटर क्या होती है? तो मोटर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो डिवाइस बदल देती है उसे अपन मोटर कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब आप कहोगे सर पंप में कौन सी मोटर होती है? घर में पंप है, वो 3 फेज इंडक्शन मोटर नहीं है, उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। कौन सी मोटर है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये याद रखना। 3 फेज मोटर में आपको बताऊंगा कहां कहां पर होती है, ठीक है ना। पहले अपन लिखते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिकल, मतलब बेटा हिंदी में इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। किसमें बदलती है? मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। पहली बात तो याद रखें। तो पहला क्या काम होता है आपका? 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, भले सिंगल फेज मोटर हो, भले सिंक्रोनस मोटर हो, डीसी मोटर, जहां मोटर लग गया काम तो उसका हमेशा काम होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपके मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगी। अगर अपन बात करें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किस जैसी होती है, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 फेज मोटर जो होती है आपके ट्रांसफार्मर के समान होती है। तो यहां से नोट करें, 3 फेज मोटर एक ट्रांसफार्मर की तरह होती है तथा ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे
के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रखना बेटा, कुछ बातें बता रहा हूँ ये डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे यही पूछ लेता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर का क्या था, वो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, फैराडे लॉ। तो यहाँ पर लिखें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है ना, याद रखना है। अगर मैं बात करूं आपकी, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो उसमें 2 पार्ट मुख्य होते हैं आपके, स्टेटर और रोटर। दोनों पर आपको वाइंडिंग करनी होती है। अपन एक एक करके पढ़ेंगे, स्टेटर को भी पढ़ेंगे, रोटर को भी पढ़ेंगे। इससे पहले आपको ये बातें जरूर याद रखनी है कि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 मुख्य भाग होते हैं, दोनों पर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप नोट करके लिख दें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 मुख्य भाग होते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य 2 भाग होते हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर होता है, ठीक है ना। एक स्टेटर होगा, दूसरा आपका रोटर होगा। बेटा स्टेटर पर भी वाइंडिंग करनी है अपने को, रोटर पर भी वाइंडिंग की जाती है, ओके। जैसे अपन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी, सेकेंडरी या हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज वाइंडिंग कर रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, वाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ से लिखें कि नेक्स्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर पर 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। अब मैं करना सिखाऊंगा वाइंडिंग, कैसे अपन वाइंडिंग करते हैं, ओके। ध्यान से सुनना है बेटा। आगे आपका एक एरो और लिखवाते हैं, बाद में वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे आपका इंडक्शन मोटर का, कि वर्किंग मतलब इंडक्शन मोटर कैसे आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सेल्फ स्टार्ट हो सकती है क्या, या फिर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, मतलब खुद से स्टार्ट होना वो कहलाता है सेल्फ स्टार्ट। खुद से स्टार्ट नहीं होना, अपने को बाहर से कुछ चीजें अप्लाई करके स्टार्ट करना, वो होता है आपका कि सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तो ये मोटर क्या खुद से स्टार्ट हो जाती है क्या? बिल्कुल बेटा, नोट करके लिख दें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट होती है, जबकि सिंक्रोनस मोटर हो गई आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गई, कभी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखते हैं नोट डाल के लिखना बेटा, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, ओके। अब एक बात और बता दें आपको बेटा, मैंने अभी कहा कि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, इसमें आपके 2 भाग में है। आपका एक तो स्टेटर जो बाहर का बॉडी होती है, बॉडी के जस्ट अंदर लगा होगा, खोखले प्रकार का होगा। अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं
कि स्टेटर का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अभी आपको याद रखना है और आपको पता भी ये चीजें कि स्टेटर होता है, पहले तो देखो मोटर में योक होता है, बॉडी होती है जो कास्ट आयरन की बनी होती है, उसके अंदर बेटा एक खोखला बेलन कोर रखा जाता है जिसमें आपकी वाइंडिंग की जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। स्टेटर पर सप्लाई दी जाती है। स्टेटर आपका कभी मोटर में घूमता नहीं है, रोटर आपका मोटर में घूमेगा, रोटर को सप्लाई मोटर में नहीं दी जाती है। दोबारा सुने क्या कह रहा हूं, आपका स्टार्टिंग में स्टेट एक योक होता है जिसे अपन बाहरी बॉडी बोलते हैं जो कास्ट आयरन की बनी है, ओके। दूसरी अगर मैं बात करूं तो जस्ट बॉडी के अंदर आपका एक खोखला बेलन होगा जो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाएगा, बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेटेड करके वो आपके आयरन लॉस कम करने के लिए बनाते हैं। उसमें भी आपकी 3 फेज वाइंडिंग की जाती है और स्टेटर को आपको सप्लाई देनी होती है। बाहर से जब सप्लाई देंगे इलेक्ट्रिकल, वो कहाँ देंगे, स्टेटर पर देंगे, ओके। अब मैं बात करूं रोटर की, तो रोटर बेटा मोटर में घूमने वाला भाग होता है, रोटर मोटर में घूमने वाला भाग जिसको सप्लाई से नहीं जोड़ा जाता है। ये बातें अगर याद है तो बेटा आपको पता रहेगा, तो आप वर्किंग प्रिंसिपल बड़े अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो यहां से मैं एक बात लिख भी देता हूं आपको, जल्दी पहले यहाँ पे नोट करें बेटा, आगे लिखवाते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, जल्दी से नोट कर लें इसको, फिर आगे अपन देखते हैं इसमें कि आपको यहाँ तक याद रखना है कि इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है और इंडक्शन मोटर में आपके मुख्य 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। चलो मैं इसको रख करता हूँ। अब बेटा ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर और आपके ट्रांसफार्मर में से बहुत ज्यादा एग्जाम आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और आपके आईटीआई एग्जाम में भी इनके ब्रह्मांड क्वेश्चन मिलेंगे, ओके बेटा। एक टॉपिक को मैं क्लियर करके चलूंगा। यहाँ पर बहुत अच्छी मोटर है, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली है एग्जाम में, या तो ज्यादा आपके ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन आते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एक जैसे से दोनों, ठीक है ना। तो यहां से चले तो आपको मैंने बताया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य 2 भाग होते हैं। अभी भी बताइए बेटा, यस या नो, आपको यस सर अभी हमने देखा है कि 2 भाग होते हैं। एक तो अपन ने माना स्टेटर, दूसरा हुआ रोटर। स्टेटर आपका हमेशा स्थिर रहेगा, रोटर आपका मोटर में घूमेगा। स्टेटर क्या रहता है, आपका स्थिर भाग है, ये स्टैटिक पार्ट है, ये स्टैटिक रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा। ये क्या है, डायनामिक मतलब गति करने वाला भाग है। ये क्या करेगा बेटा, आपका मोटर में घूर्णन करेगा, ये आपको याद रखना है, ओके, घूर्णन करेगा। आगे मैं बात करूं कि बेटा दोनों में 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, अभी अभी बताया आपको, पर याद रखना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर जो स्थिर भाग है, स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है, ओके। पहली बात, क्या रोटर को भी 3 फेज सप्लाई से जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, रोटर को आप सप्लाई से नहीं जोड़ना है। तो याद रखें, नीचे नेक्स्ट लिख दें, 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर को सप्लाई से नहीं जोड़ा जाता। आपको ये बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी अपन देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। तो बेटा ये वर्किंग प्रिंसिपल समझाने के लिए ये मैंने कुछ बातें यहाँ पर नोट की हैं कि आपको वर्किंग प्रिंसिपल आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का इजीली समझ में आ जाए।
जल्दी से यहाँ तक नोट करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे चलते हैं। तो बेटा आई होप यहाँ तक आपने नोट भी कर लिया होगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे हेडिंग डालो बेटा, 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखो बेटा, वर्किंग प्रिंसिपल देखना है, क्या होगा आपका वर्किंग प्रिंसिपल। तो यहां से आप हेडिंग डालो 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्किंग प्रिंसिपल। अब आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझोगे ज्यादा समझ में आएगा, लिखूंगा तो सही, आपको समझना पहले जरूरी है। अब सुनना बेटा, मैंने कहा कि यहां मेरा स्टेटर है, ये मैंने बनाया स्टेटर, ये क्या है, स्टेटर है। स्टेटर बेटा, स्टेटर में आपकी 3 फेज वाइंडिंग होगी, तीनों फेज के बीच में 120 डिग्री का कला विस्थापन होता है। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। नोट करते रहे कि तीनों फेज के बीच में कितना विस्थापित रखते हैं, कितना विस्थापन रखते हैं, तो 120 डिग्री का विस्थापन होता है। आपको वैसे भी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ भी रखा होगा, और नहीं पढ़ता तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब चीजें मैं लेके चलूंगा, जिस बच्चे ने पढ़ा वो नहीं पढ़ा। ये माना बेटा मैंने क्या है, ये है मेरा स्टेटर, ये मैंने खूब अच्छी तरह से बनाया है, ये है मेरा स्टेटर, हो गया। स्टेटर पर आप 3 फेज सप्लाई को देखो, यस। तो बेटा मैंने यहां पर क्या कर दिया, 3 फेज सप्लाई से मैंने जोड़ दिया। ये आपका R, ये आपका Y और ये आपका B। 3 सप्लाई से मैंने इसको जोड़ दिया, दिखाई दे रहा है आपको कि यस सर। और बेटा आपके जस्ट नीचे यहां पर आपका रोटर होता है, ये क्या है, आपका रोटर है। हर एक चीज समझना बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है अपना रोटर। ये है अपना रोटर, तो मैं इसको लिख लेता हूं, ये है रोटर। अंदर वाला भाग रोटर, बाहर वाला भाग स्टेटर। क्या रोटर पर भी वाइंडिंग होती है? बिल्कुल, रोटर पर भी वाइंडिंग होती है। ये लो बेटा, मैंने रोटर पर जो गोले गोले बनाए हैं, ये मैंने रोटर पर वाइंडिंग कर दी। ये कोई कंडक्टर है, ये वाइंडिंग करके बेटा हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट भाग है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका अंदर ब्लैक वाला भाग रोटर। रोटर के ऊपर मैंने ब्लू पेन से जो गोले बनाए हैं, ये है अपनी रोटर वाइंडिंग। क्या है? रोटर वाइंडिंग। अब सुनो बेटा, अब इंपॉर्टेंट बात देखो, जैसे ही आप स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करोगे, तो जैसे ही मैं 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करूंगा, तो मेरे को एक चीज पता है कि यहां पर R फेज से मेरा I R करंट आ रही है, Y से मेरी I B करंट आएगी, और I B फेज से मेरी इसको ऐसा लिख दें बेटा, I Y करंट आएगी और इसमें आएगी I B करंट आएगी। आपकी 3 करंट यहां पर आपको दिखाई दे रही है। जब बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी भी कंडक्टर में आप ऐसी सप्लाई दे रहे हो, तो बेटा उसमें आपकी ऐसी जो होती है वो साइन वेव की तरह होती है। ऐसी सप्लाई जो होती है वो कैसी होती है? साइन वेव की तरह होती है। पहले पॉजिटिव 90 डिग्री तक, फिर
90 से 180 नेगेटिव चलता है, फिर 270 तक पॉजिटिव चलता है, फिर नेगेटिव चलता है 360 तक। मतलब ये चीज आपने देखी होगी, आती देखी। यस या नो? आपको भी यस आती है? तो यहां से मेरे को यूं बताओ कि आपका आर फेज भी आपका फ्लक्स पैदा करेगा? आपको भी यस सर करेगा, क्योंकि आई करंट आ रही है, तो इस फेज के कारण आपका आई आर करंट आ रही है, तो इसके कारण आपका फ्लक्स पैदा होगा आई आर। आई वाई के कारण आपका आई वाई भी पैदा होगा, और इसके कारण आपका वाई भी पैदा फ्लक्स होगा। जो फ्लक्स आपका कहां पर घूमेगा? स्टेटर पर भी वाइंडिंग है बेटा, ध्यान रखना, आगे पढ़ाऊंगा मैं कल के लेक्चर में। तो बेटा ये जितना आपका फ्लक्स पैदा हुआ आर फाई वाई फाई बी, आपका कहां पर घूमेगा? आपका फ्लक्स घूमेगा कहां पर? तो बेटा ये होता है एयर गैप। ये जो स्टेटर और रोटर के बीच में जो मैंने गैप रखा है, इसे बोलते हैं एयर गैप। क्या बोलते हैं? एयर गैप। और बेटा मैंने इसको ब्लू पेन के द्वारा डिनोट किया और मैंने लिख दिया इसको, ये है मेरा एयर गैप। जो किनके बीच में? स्टेटर और रोटर के बीच में जो गैप रखा जाता है कि रोटर आपका इजीली घूम जाए, तो बेटा ये होता है वो एयर गैप। ओके, अब अगर मैं थोड़ा सा आगे की बात करूं, जैसे ही मेरा फ्लक्स पैदा होगा, तो फ्लक्स पैदा होगा तो बेटा ये घूमेगा, क्योंकि बेटा 3 फेज फ्लक्स है, तीनों के बीच में 120 डिग्री का विस्थापित है। तीनों फेज कितने डिग्री पर है? 120 पे है। तो यहां से मेरे को एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जो मैं आपको रेड पेन से दिखा रहा हूं। ये मेरा फ्लक्स है जो स्टेटर के द्वारा पैदा हुआ है। ये मेरा फ्लक्स है जो स्टेटर के द्वारा पैदा हुआ है और मेरे रोटर की वाइंडिंग को कट कर रहा है। दिखाई दे रहा है? किसके कारण पैदा हुआ ये फ्लक्स? आपका रेड पेन वाला। तो आपको भी सर स्टेटर को सप्लाई किए तब जाके पैदा हुआ हमारा, राइट? और ये जो रेड पेन से बनाया है, ये है मेरे पास रोटेटिंग फ्लक्स, मतलब घूमता हुआ फ्लक्स, रोटेटिंग फ्लक्स है। ये अगर एयर गैप में आपको रिजल्टेंट फ्लक्स पूछे कि इस एयर गैप में आपका फ्लक्स कितना है, यहां से तो आपका फाई आर आ रहा है, यहां फाई बी आ रहा है, यहां फाई बी आ रहा है, मतलब आपका सारा फ्लक्स मिला लिया अपन ने, फाई मैक्सिमम हो गया। उस फ्लक्स का कितना परसेंट यहां पर आपका रोटेट कर रहा है? तो यहां से लिख देना बेटा कि मैं अगर इसमें एयर गैप में फ्लक्स देखूं या मैं रिजल्टेंट फ्लक्स देखूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फाई आर जो होता है 1.5 मैक्सिमम का। जितना आपका फ्लक्स आ रहा है इसको फाई एम आर न करके आप इसको मैक्सिमम भी करोगे तो भी बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, सर हमारा मैक्सिमम फ्लक्स कहां है? आपका मैक्सिमम फ्लक्स पर फेज पैदा कर रहा है। इन सारे फेजों का 1.5 जो मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है जी, रोटेट कर रहा है। साथ में हमारा आर रोटर के कंडक्टर को भी तो कट कर रहा है। आपको भी यस सर? तो बेटा यहां से मेरे को बताओ, जब परिणामी रिजल्टेंट फ्लक्स को हिंदी में अगर मैं बोलूं फाई आर को, तो ये होता है परिणामी फ्लक्स। कितना मिल रहा है? 1.5 आपका फाई मैक्सिमम था। ओके, तो अब मेरे को ये पता चला कि स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ने पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। जो फ्लक्स आपका एयर गैप में घूमता है, ये बातें घूम रही नहीं घूम रही, सप्लाई दी, फ्लक्स पैदा हुआ जो एयर गैप में घूम रहा है ना? तो सबसे पहले बात मैं यही लिखता हूं, यहां से एरो डाल के लिखते हैं, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तो स्टेटर में या फिर ऐसा लिख दें बेटा,
आपका एयर गैप में जाता है तो एयर गैप में परिणामी फ्लक्स 1.5 मैक्सिमम प्राप्त होता है। बिल्कुल बेटा अभी बताया हो रहा है। यह परिणामी फ्लक्स किसको कट कर रहा है? तो आपको ये रोटर के चालकों को कट कर रहा है। तो बेटा बस यही काम है। परिणामी फ्लक्स रोटर के चालकों को कट करता है और फैराडे लॉ के अनुसार अब फैराडे लॉ क्या कहता है कि जब कोई आपका फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करता है, किसी चालक को कट करता है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। तो इस रोटर में आपका क्या पैदा हो गया? E2 पैदा हो जाता है फैराडे के नियम से। तो बेटा फैराडे लॉ के अनुसार रोटर में एक EMF पैदा हो जाता है, यह EMF के कारण एक करंट रोटर में प्रवाहित होती है और रोटर में खुद का फ्लक्स उत्पन्न कर लेती है। ये कहानी चल रही है। मतलब क्या चल रहा है? आपका फ्लक्स आया, फ्लक्स आपका रोटर के कंडक्टर को कट किया तो आपका एक E2 पैदा हो गया। E2 के कारण बेटा जब आपका विद्युत वाहक बल पैदा होता है, आप हमेशा चालक यहाँ पर लेते हो ना, वो शॉर्ट सर्किट चालक लेते हो। कहाँ पर? रोटर को शॉर्ट कर लेते हैं अपन क्रॉम में आगे। रोटर को जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो उसमें आपकी करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होने के कारण आपका एक फ्लक्स पैदा हो जाता है वापस। अब ये जो यहाँ पर रोटर में भी आपका फ्लक्स पैदा हो गया और आपका एक ये स्टेटर का फ्लक्स है, ये मेन फ्लक्स है और ये रोटर का फ्लक्स हो गया। अब बेटा क्या होता है कि रोटर का फ्लक्स आपका लेंज नियम से इधर की ओर धक्का मारता है और ये जो आपका कौन सा ऊपर वाला फ्लक्स है, ये आपका इधर की ओर धक्का मारता है। तो ज्यादा फ्लक्स किसमें है? रोटर में है, स्टेटर में है, एयर गैप में। तो आपको एयर गैप में, तो एयर गैप क्या करता है? उसको घुमा देता है, किसको? रोटर को। ओके, और मोटर आपकी घूमने लग जाती है। जल्दी से नोट करें, अभी मैं लिखवा देता हूँ। फ्लक्स उत्पन्न होता है तो रोटर में आपका फ्लक्स उत्पन्न हो गया। यहाँ तक आपका नोट हो गया। आगे लिखें कि रोटर में उत्पन्न फ्लक्स लेंज लॉ के अनुसार, अभी रोटर में बेटा फ्लक्स उत्पन्न हो गया आपका। यहाँ पर आपका फ्लक्स ईएमएफ पैदा हुआ, ईएमएफ से धारा पैदा हुई, धारा पैदा होने के कारण उसका रोटर का खुद का एक फ्लक्स पैदा हो गया। तो यहाँ से लिखें कि रोटर में उत्पन्न फ्लक्स लेंज के नियम के अनुसार उसी का विरोध करता है, जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। अब ये बताओ, रोटर में जो फ्लक्स है, ये जो रोटर में जो आपका फ्लक्स आया, यहाँ पर मैंने माना फाई आर, ये आया किसके कारण? स्टेटर के फ्लक्स के कारण आया। यही क्या कर रहा है? आपके स्टेटर के फ्लक्स को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है कि भाई तू आया क्यों? ये तो इधर घूम रहा है। अरे ये क्या किया है? इसके जस्ट अपोजिट बन रहा है। कौन सा? रोटर का फ्लक्स अपोजिट घूम रहा है। तो मेरे को यूं बताओ
बड़ा फ्लक्स कौन सा, स्टेटर का फ्लक्स या रोटर का फ्लक्स? तो आप कहोगे सर स्टेटर का फ्लक्स ज्यादा है, जो सप्लाई देके डायरेक्ट पैदा हो रहा है, इसमें तो पहले ईएमएफ पैदा होता है, फिर धारा आती है, फिर पैदा होता है, और कोई सप्लाई नहीं दे रही, सप्लाई देके पैदा कर रहे हैं। तो स्टेटर का फ्लक्स ज्यादा होने के कारण रोटर को अपनी दिशा में घुमा देता है, तो उत्पत्ति उसी कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहां पर लिखें रोटर का फ्लक्स मेन फ्लक्स, या ब्रैकेट में लिखना स्टेटर फ्लक्स, मेन फ्लक्स क्या बोलते हैं, स्टेटर फ्लक्स का विरोध करता है और रोटर का फ्लक्स कम होने के कारण स्टेटर फ्लक्स जिस दिशा में घूम रहा है उसी दिशा में रोटर भी घूमने लग जाता है। आपने क्या करना था, रोटर को तो घुमाना था, घुमा लिया बेटा रोटर को। देखो बेटा दोबारा सुनना पड़े, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो स्टेटर को सप्लाई देंगे, स्टेटर में फ्लक्स पैदा हो गया, एयर गैप में रोटेटिंग प्रकार का फ्लक्स पैदा हो गया। क्यों? 3 फेज सप्लाई दे रहे हो 120 डिग्री के एंगल पे, तो स्टेटर में आपका रोटेटिंग फ्लक्स पैदा हो गया। ये फ्लक्स क्या कर रहा है, आपके रोटर को कट कर रहा है। रोटर को कोई सप्लाई नहीं दी गई है, न अपन कभी 3 फेज में देंगे, तो बेटा यहां से ये फ्लक्स को आपका क्या कर रहा है, फ्लक्स रोटर के कंडक्टर को कट कर रहा है, जिसमें रोटर में आपका E2 विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। रोटर आपका शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके कारण इसमें करंट प्रवाहित होती है। करंट प्रवाहित होने के कारण रोटर में आपका खुद का एक फ्लक्स पैदा हो गया, जिसको बोलते हैं फाई-आर। ये फाई-आर क्या करता है कि इससे उत्पत्ति हुई मेन फ्लक्स से, इस रोटर के फ्लक्स की, ये इसी का विरोध करेगा। मतलब रोटर का फ्लक्स, स्टेटर का फ्लक्स तो कह रहा है मैं इधर चलना है, रोटर कह रहा है नहीं मेरे को इधर चलना है, तो इधर वाले का जोर ज्यादा है, ऊपर वाले का जोर ज्यादा है, तो ये नीचे वाले को क्या करेगा, इसी दिशा में घुमा लेगा, तो आपका क्या कर जाता है, रोटर घूम जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन ने मैकेनिकल एनर्जी में बदला कि नहीं बदला, तो अपन एक 3 फेज इंडक्शन के मोटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। कल अपन पढ़ेंगे बेटा आपका स्टेटर के बारे में और रोटर के बारे में, कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, ये स्टेटर किस प्रकार से बनाते हैं, या किस प्रकार से इसमें वाइंडिंग की जाती है, कि जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और इसमें किस प्रकार का आपका शॉर्ट सर्किट चालक रखते हैं, वो चीजें अपन कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, चैनल को, ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं बेटा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।